अंकित की कॉपीज आज आज डिस्कस करते हैं। इन्होंने आंसर तो वैसे ठीक लिखे हैं, लेकिन इनकी बहुत मेजर गलतियां है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इंट्रोडक्शन। कॉन्टेक्स्ट वाइज भी और कंटेंट वाइज भी। सेकंड, उन्होंने जो डायग्राम्स दिखाया है दे आर वेरी गुड। इनकी कॉपी बहुत अनक्लियर है। अगेन द कंक्लूजन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये इंट्रो भी गलत है। क्या था मतलब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का कॉन्टेक्स्ट क्या था? ये बहुत बचकाना सा इंट्रो लगता है। हाँ, मतलब वो ऐसा लगता है कि एग्जामिनर को फंसाने के लिए या जस्ट मैंने आंसर लिखा है ये दिखाने के लिए लिखा जा रहा है। अंकित। यस मैम। यस मैम, आमिर। जी। अंकित की कॉपीज आज आज डिस्कस करते हैं। अंकित की कॉपीज हम दोनों डिस्कस करेंगे, हिमांशु और मैं। इन्होंने आंसर तो वैसे ठीक लिखे हैं, लेकिन इनकी बहुत मेजर गलतियां है। Can you see the screen? यस, यस, यस। जस्ट गो ऑन द सेकंड आंसर। इनका क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जो पीजेंट मूवमेंट्स हुए वो कंपेयर करने एंड कॉन्ट्रास्ट करने। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। दैट इज कंपेयर करके डिफरेंसेस दिखाने मेजर। ये Okay. सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ। जब कंपेयर आता है ना, तो आप सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, बट व्हेन इट इज कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट देन यू हैव टू शो द डिफरेंसेस, और फिर लास्ट में थोड़ा एक दो पॉइंट सिमिलैरिटीज का लिख सकते हैं, राइट? इनका Okay. इंट्रोडक्शन है, द 19th and 20th century India witnessed many peasant movements which later channelized by Gandhi to achieve national independence. This is absolutely wrong introduction. Context wise भी और content wise भी, because peasant movement were not channelized directly by Gandhi to achieve independence. Peasant movement और independence खुद ही दो independent topics है। प्लस Yes. अब उनका कॉन्टेक्स्ट भी गलत है, बिकॉज यहाँ फोकस है 19th एंड 20th सेंचुरी। तो यू कुड Yes. हैव ही कुड हैव शोन इवोल्यूशन कि कैसे चेंज हुआ इंट्रोडक्शन में, या फिर एक सिंपल पीजेंट मूवमेंट के क्या क्या रीजन थे, या फिर कैसे इवॉल्व होते गए वो लिख देते, राइट? सेकेंड, उन्होंने जो डायग्राम्स दिखाया दे आर वेरी गुड। Yeah. एंड जो थर्ड है अंकित, ये मुझे आपको बताना था कि आप जब भी टेबल बना के कॉन्ट्रास्ट दिखाते हो तो पैरामीटर का एक सेपरेट कॉलम बना लिया कीजिए। ऐसे आपने Okay. पैरामीटर्स लिखे हैं लेकिन सेम कॉलम में लिखे थे, राइट? Yes. तो जब भी कोई भी चीज कंपेयर करनी है, टेबल बनाना है, तो मेक वन टेबल ऑफ पैरामीटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, ma'am. यस। और कंटेंट वाइज तो मतलब आई हैव नॉट सीन मच, बिकॉज इनकी कॉपी बहुत अनक्लियर है। बट हिज कंटेंट इज राइट। हिज कंटेंट इज राइट, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी वेग। ओके, और क्या होता है ना, जैसे कि इंट्रोडक्शन ही गलत हो गया, तो फिर आई डोंट थिंक द एग्जामिनर ऑल्सो गेट्स इंटरेस्टेड कि, बिकॉज उनको क्वेश्चन ही गलत समझा है, राइट? तो फिर वो ऐसा लगता है कि आंसर गलत है। इनके 19th 20th सेंचुरी का जो भी कॉन्ट्रास्ट दिखाया है इन्होंने, दैट इज करेक्ट। लास्ट में कंक्लूजन जो है, डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस द 19th and 20th century movement had some similarities too, such as single common enemy and national consciousness. These similarities later helped national movement to organize a mass movement to achieve freedom. Again, the conclusion is absolutely wrong. We cannot say that these peasant movements helped the national movements. Obviously एक they played a role, but इन्होंने direct relation दिखाया है विद द नेशनल मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट इन्होंने इतना इंडिपेंडेंस या नेशनल मूवमेंट जो मेंशन किया है उसकी जरूरत ही नहीं थी। इसकी जगह उन्होंने Okay. एक सिंपल कंक्लूजन दिया होता कि ऑल्दो ये सारे डिफरेंसेस है, बट कुछ सिमिलैरिटीज भी थी देयर, ही कुड हैव एंडेड हिज आंसर। यू आर Okay. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. हाँ, क्वेश्चन से रेलेवेंस इज इम्पोर्टेंट। कंटेंट का इम्पोर्टेंस कम है रेलेवेंस से। ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन its extent, reach, and revolutionary zeal, civil disobedience movement has a unique place in India's freedom struggle. Now he has written, civil disobedience movement, which was started with uh,
Dandi March and soon spread to all over India during 1932. ये इंट्रो भी गलत है इन द सेंस कि such sentences should not be used in intros. एक एक सिंपल लाइन से he could have shown what was civil disobedience movement, या क्या था, मतलब सिविल disobedience movement का कॉन्टेक्स्ट क्या था, which was started with दांडी मार्च. फिर वो ऐसा लगता है, ये बहुत बचकाना सा इंट्रो लगता है, राइट? Okay. Or it is a 10 marker question, and he has exceeded word limit in almost all his questions, and writing such answers won't be possible एग्जाम में. जैसे कि इन्होंने टाइमलाइन दी है, तो he has shown he knows the civil disobedience movement. अब the best part about this answer is that he has shown in separate parts extent, reach and revolutionary zeal. But Yes. अभी जब एक्सटेंट में उन्होंने क्या लिखा है, सीडीएम हैज वेरी वाइड एक्सटेंट. अगर आप 10 मार्क का क्वेश्चन लिख रहे हो 150 वर्ड्स में, यू शुड नॉट यूज सच सेंटेंसेस. ये ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं है, फिर भी जैसे एक्सटेंट पूछा और ये बता रहे हैं कि वेरी वाइड एक्सटेंट है. अगर एक्सटेंट में उन्होंने सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ की होती विदाउट राइटिंग एनीथिंग, फिर भी चल जाता, राइट? Or maybe just substantiated that same point with examples, like हाँ, मे the बी. South बट K वेरी killer, वाइड एक्सटेंट ना, दीज आर वेरी वेग vague सेंटेंसेस. terms. Yeah. हाँ, मतलब वो ऐसा लगता है कि एग्जामिनर को फंसाने के लिए, या जस्ट मैंने आंसर लिखा ये दिखाने के लिए लिखा जा रहा है. उसके बाद रीच में भी उन्होंने वही लिखा है, सीडीएम हैज वेरी वाइड रीच. ही हैज शोन द रीच नीचे, दैट इज वेरी गुड. बट फिर ये ऐसी गलतियां, दिस कैन कॉस्ट यू लॉट ऑफ मार्क्स आई फील, बिकॉज आपके पास नॉलेज और आंसर होते हुए आप ठीक से नहीं लिख रहे हो. फिर कंक्लूजन में ही हैज रिटन, हेंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑक्यूपाइज अ यूनिक प्लेस इन इंडिया freedom struggle and highlighted the extent of nationalism in India. Here he doesn't have to write about nationalism. यहाँ पे बस लिखा है कि civil disobedience movement he could have shown कि कैसे एक turning point था, कि no going back था वहां से, right? Yes, ma'am. He could have written that कि एक turning point था इंडिया. Extent of nationalism बहुत वेग है यहाँ पे. बस इनकी यही बहुत बड़ी गलती हो रही है, इंट्रोज और कंक्लूजन ये बहुत गलत लिख रहे हैं, या फिर इररेलेवेंट. क्या होता है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आपकी बॉडी ठीक है लेकिन इंट्रो कंक्लूजन गलत है, तो आपको बहुत बिलो एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे. I used to this, मैं भी इसी टाइप से आंसर्स लिखता था. क्या होता है ना, in hurry to move on to the next question, आप just conclude कर देते हो एकदम से कुछ भी. मैं करता यस, था ऐसे काफी यार मैंने. यस, आई Yeah. वुड से रीड द क्वेश्चन ट्वाइस. उतना आप प्रैक्टिस करोगे ना, 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन लिखने की, तो उतना टाइम मिल जाता है. रीड द क्वेश्चन ट्वाइस बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. आप बहुत सारा नॉलेज दिखा दोगे लेकिन डिमांड ही सर्व नहीं हुई, तो मार्क्स नहीं मिलते हैं. अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन विल टेक ज्योग्राफी से. What do you understand from land subsidence? Explaining various reasons behind land subsidence. Recommend measures. तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के. लैंड सब्सिडेंस होता क्या है? एक तो जस्ट यू हैव टू माइंड दैट इट इज अ 10 मार्कर नॉट 15 मार्कर. तो आपको उतना ही कंटेंट लिखना है, रीजंस लिखने हैं और मेजर्स लिखने हैं. अब इन्होंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन अच्छा दिया है. रिसेंट सब्सिडेंस ऑफ लैंड इन जोशीमठ एंड एडजॉइनिंग रीजन हैज ब्रॉट द टॉपिक इनटू लाइमलाइट. इंट्रोज के लिए यू कैन यूज दिस वेरियस वेज कि पहले तो ये लिख सकते हैं कि लैंड सब्सिडेंस होता क्या है. सेकेंड इंट्रो ऐसा हो सकता है कि क्यों पूछा गया है, मतलब अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या था. तो दिस इज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन. फिर उन्होंने लैंड सब्सिडेंस एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया है कि वो होता क्या है विद द डायग्राम. गुड इनफ. और क्या होता है ना, अगर आपके पास टाइम कम है और आपको, अब बस डायग्राम भी दिखा दो यहाँ पे, फिर भी इट इज इनफ बिकॉज यू आर शोइंग द एग्जामिनर दैट यू नो व्हाट इज लैंड सब्सिडेंस. फिर रीजंस जो है लैंड सब्सिडेंस के, कि उन्होंने 6-7 लिख दिए है, बट आई वुड सजेस्ट कि वो उसके 2 पार्ट्स करने चाहिए थे, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक. 2 रीजन है ऑब्वियसली लैंड सब्सिडेंस के, कि वीक टेक्टोनिक एरिया होता है जैसे जोशीमठ है, और सेकेंडली कि ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे वहां पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क है, या फिर
साथ वहाँ पे बहुत ज्यादा छेड़छाड़ थी और फ्लो चार्ट बना के एंड द थर्ड तो ये does in order the conclusion is does in order to address risk of land subsidence the anthropogenic causes need to be addressed by promoting necessary structural and non-structural measures. Good enough, very good conclusion, and this would fetch very good marks. Just the point is ओके और the presentation I was talking about जो आपको मैं बता रही थी जैसे measures needed यस हाँ और उसके नीचे आप लेफ्ट में करके you're उसके नीचे getting पॉइंट right. Yes, तो यस ये यस बहुत अच्छा this is a very good way to present your answer. या और जो headings है they should always be in a box. The diagrams should be in a box. ओके ओके यस एंड ऐसा दिखना चाहिए आपने कि वो ऊपर हाँ हाँ इंट्रो लिखा है फिर बॉडी लिखी है फिर कंक्लूजन लिखा है क्योंकि ऐसे हो कि एग्जामिनर ने बस एक बर्ड्स आई व्यू भी लिया तो भी उनको समझ जाना चाहिए यू हैव एड्रेस द क्वेश्चन वेल यस so these are the questions I think this is enough for this paper. अगर किसी और को कुछ ऐड करना होगा तो प्लीज मैम दिस लास्ट क्वेश्चन द लैंड सब्सिस्टेंस वन इसने काफी हाँ अच्छा लिखा है ये हाँ हाँ एक्चुअली ही हैज रिटन इज वेरी गुड. so how much marks would you मतलब like an examiner give to this से particular दिस question द जितना मैंने यूपीएससी को एनालाइज यूपीएससी के मार्क्स एनालाइज किए हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू गेट इन टेस्ट सीरीज. तो दिस क्वेश्चन अगर 10 मार्क का है तो इट वुड डेफिनेटली फेच 5 और 5.5 मार्क्स डेफिनेटली yes बिकॉज क्या होता है ना यूपीएससी में यू गेट अराउंड 120 125 भी मिल जाते हैं और टेस्ट सीरीज कभी 110 के ऊपर नहीं देते हैं. तो दैट इज द डिफरेंस कि यूपीएससी की मार्किंग अलग रहती है. और वन थिंग ऑल्सो यू कैन डू वेन एवर यू सॉल्व एनी टेस्ट सीरीज आपके पोर्टल पे गुड कॉपीज आ जाती है उस टेस्ट के टॉपर की. तो yes दोज कॉपीज आर अ वेरी गुड क्योंकि मॉडल आंसर में ना वर्ड लिमिट नहीं होता है. वो तो पूरा का हम्म पूरा कंटेंट दे देते हैं तो वहां पे कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है. बट इफ यू कंपेयर योर कॉपीज विद द टॉपर ऑफ दैट टेस्ट तो दैट हेल्प्स अ लॉट इवन कंटेंट वाइज ऑल्सो एथिक्स में स्पेशली इट हेल्प्स अ लॉट.